अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। और इस वीडियो की जो टॉपिक ये है कि सऊदी ने जो पाकिस्तान को लोन दिया है, लोन पर जो 4% ब्याज या इंटरेस्ट लगाया है, तो इस पर जो है हमारी इंडिया पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो अवाम है, ये काफ़ी वावेले मचा रही है, चीख पुकार कर रही है। अब हर व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिए, हर फेसबुक यानी पेज पर देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह पब्लिक का एक ही वावेला है कि भाई सऊदी ने लोन दिया और फिर 4% इंटरेस्ट, ये क्या है। तो लोग जो है इसके ऊपर काफ़ी यानी बवाल मचा रहे हैं। तो बहरहाल मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। बात यह है कि जब भी मैं ऐसी टॉपिक लोगों के सामने लेके आता हूं तो लोगों का एक एतराज होता है। एतराज ये होता है कि भाई सऊदी जो गलत कर रहा है आप उसको गलत नहीं बोलते बल्कि आप जस्टिफाई करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि भाई मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई लेवल नहीं है कि मैं किसी चीज़ को सही या गलत करार दूं। मैं बताऊं कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। देखिए, मेरा जो आने का मकसद हमेशा यही होता है, लोगों को ये बताना और ये समझाना कि भाई देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं जो आपके कॉम्प्रहेंशन के बियॉन्ड है। वो हमारा सर का दर्द नहीं है। यही मैं पॉइंट जो है लेके आता हूँ। बहुत बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि फेक न्यूज़ आती है, तो भाई फेक न्यूज़ तो फेक होती है, तो वो तो गलत है, तो उसके बारे में तो डिबंक करना ज़रूरी होता है। मगर इसके अलावा जो दूसरी खबरें होती है तो उसके ऊपर हम जो परेशान हो जाते हैं और हम जो वावेले मचाते हैं, जो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जहां बैठे, जिस महफिल में बैठे, जिस ग्रुप में बैठे, वहां पर सिर्फ यही बात, ना अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस, ना अपने घर में जो चल रहा है फोकस, अपने घर में जो दाल पक रही है वो पता नहीं होता, घर में क्या हो रहा है उसका पता नहीं होता, मगर ये जरूर टेंशन लगी होती है कि भाई सऊदी में कॉन्सर्ट हो रहा है, सऊदी में ये हो रहा है, सऊदी में वो हो रहा है। तो बहरहाल मेरा आने का यही मकसद होता है लोगों को बताना कि भाई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला हमारे ज़िम्मे नहीं रखा है उसका सवाल हमसे नहीं होगा। जो चीज़ हम कर सकते हैं, अपने पर्सनल अफेयर्स पर हम फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा हमको फोकस करना है। बहरहाल बात दरअसल इतनी है कि कल एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ में ये था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन दिया है 4% ब्याज पर, इंटरेस्ट पर। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को लोन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी पाकिस्तान को कि लोन लेना पड़े। देखिए, लोन कंट्रीज क्यों लेते हैं बताइए। जो मुल्क चलता है, हुकूमत जो है मुल्कों को जो चलाती है, वो जो है अवाम के पैसे से, टैक्स से चलाती है। अब अवाम अगर टैक्स नहीं देगी तो हुकूमत जो है मुल्क नहीं चला सकती। तो उसके लिए हुकूमत क्या करती है, एक चीज़, पहला स्टेप जो हुकूमत करती है वो ये कि वो लोग जो है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो रिलीज करते हैं और पब्लिक जो है उसे खरीदती है, और जब वो मैच्योरिटी लेवल पर आती है तो फिर बेचते हैं और फिर उसका प्रॉफिट जो है पब्लिक को दिया जाता है। ये एक तरीका होता है रिकवर करने का इकोनॉमी को। दूसरा तरीका जो इकोनॉमी को रिकवर करने का होता है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वगैरह ऐसे इदारों से जो है, या दूसरे मुल्कों से जो है कर्ज लिया जाता है। और ये कर्ज जो है 20 साल, 30 साल, 40 साल, इस तरह से जो है उसकी मुद्दत होती है कर्ज के रीपेमेंट की। तो इस तरह से कर्ज लिया जाता है और फिर जो है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सऊदी पाकिस्तान का नहीं, ये हर कंट्री का है। आप रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी, जो लीरा का रेट गिरा तुर्की का, अब उसके ऊपर ये आर्टिकल ज़्यादातर बिजनेस वाले सेक्शन में आते हैं, आप कभी पढ़िए आपको पता चलेगा। लीरा का जो रेट गिरा तुर्की के अंदर, तो उर्दुगान साहब परेशान है कि भाई इसको कैसे ऊपर लेके आए। तो अब वो भी जो है निगोशिएट कर रहे हैं अलग अलग इदारों से, अलग अलग मुल्कों से, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो आप सोचिए कि भाई ये ममालिक जो है, कंट्रीज जो है, इंटरेस्ट रेट पर क्यों बात करें, इंटरेस्ट रेट पर क्या मसला है, ये क्यों चल रहा है। इंटरेस्ट तो इस्लाम में हराम है। आप और हम तो इंटरेस्ट नहीं लेते, इंटरेस्ट तो हमारे लिए सरासर हराम है। तो बात यहाँ पर यह है कि जब ये लोग, ये सारे पैसे जो ट्रांसफर होते हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल इदारों के जरिए ही होते हैं। तो जब ये इंटरनेशनल इदारों के जरिए ये सारा पैसा, ऐसा तो नहीं है कि भाई सऊदी को पाकिस्तान को पैसा देना है और सऊदी ने, एमबीएस ने खान साहब को फोन किया करके बोला कि हाँ खान साहब आ जाओ, आके यहाँ पे मैंने सूटकेस में पैसे भर के रखे हैं, लेके जाओ। ऐसा थोड़ी हो सकता है,
ऐसा तो नहीं होता ना। पैसे जो बाकायदा ट्रांसफर होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क को, उसमें इंटरनेशनल जो है इदारों को इन्वॉल्व किया जाता है और बाकायदा जो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है। 4% तो बहुत कम है, कई कंट्रीज तो उससे भी ज्यादा जो है ना चार्ज करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी ने यह चार्ज किया, क्या सऊदी के ऊपर ये मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सऊदी अरब को 4% इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ा। तो भाई देखिए, जब इन इदारों को आप इन्वॉल्व करते हैं तो उनके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस हिसाब से ये सारी चीजें और ये उस प्रोसीजर से ये सारी चीजें की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंट्री, एक मुल्क जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके टर्म्स और रेगुलेशंस के हिसाब से वो जो है काम करेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको हिस्सा बनना है तो फिर आपके इदारों में, आपके कंपनियों में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में औरतों का इतना परसेंटेज होना चाहिए, वो लोग डिफाइन करेंगे। उस हिसाब से आप अपने आप को उस मियार पे रखना पड़ेगा, तब जाके वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इंटरनेशनल जो है इदारों को इन्वॉल्व करना पड़े। भाई हम तो शरीयत इस्लाम के फॉलोअर्स है, हमको तो सीधा सीधा जो है ना इस्लाम को फॉलो करना है, ये सब चीजें हराम है। बेशक हराम है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी और हमारी सैलरियां कैसे आती हैं बताइए? बैंक के जरिए आती हैं। आपकी और हमारी सेविंग कैसे होती है? बैंक से होती है। सऊदी में है, आप दुबई में है या कतर में है, यहां से आप पैसा कैसे भेजते हैं अपने मुल्कों को बताइए? आप इन मुल्कों को पैसा जो है प्रॉपर बैंक के जरिए भेजते हैं, हुंडी और हवाले से तो नहीं भेजते। भेजने वाले वैसे भी हैं हुंडी और हवाला से भेजने वाले, मगर आप हुंडी और हवाला से नहीं भेजते क्योंकि आपका पैसा इलीगल हो जाता है। तो जब आपके पैसे को आप व्हाइट मनी रखना चाहते हैं, आप जब अपने पैसे को आप लीगल स्टेटस रखना चाहते हैं अपने पैसे का, और आप दुनिया में कहीं भी पैसा ट्रांसफर करो, आप बिना किसी रोक टोक के उस पैसे को बिना किसी झिझक के ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बैंक इन्वॉल्व होंगे और आप बैंक के जरिए ही भेजेंगे। और आप जब अपने पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मुझे भी लगता है, मुझे भी वो लोग इंटरेस्ट का पैसा भेजते हैं। जून में और दिसंबर में मुझे सूद का पैसा आता है। अब आप मुझे नौजुबिल्ला सूदखोर थोड़ी बोलेंगे, आप थोड़ी मुझे बोलेंगे कि भाई इसको सूद का पैसा आता है, ये सूदखोर है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब पैसा आता है तो मैंने उलमा से पूछा कि भाई ये मुझे पैसा आता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई रसूलुल्लाह के जमाने में तो भाई दीनार और दिरहम थे, सोने और अशरफियां चलती थी, हमको ये सब बैंक वैंक का सिस्टम बंद करना है, ये चेक वेक का सिस्टम बंद करना है, सब यहूदी की साजिश, सब अमेरिका के चाल। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो भाई आप अपना बोरिया बिस्तरा बंद करो और बांधो और फिर जाके तोरा बोरा की पहाड़ी में रह जाओ। ठीक है, अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो जाहिर सी बात है कि बाज़ चीजें हैं, बाज़ मजबूरियां हैं, बाज़ हालात हैं, जब बाज़ प्रोसीजर्स हैं, आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपना पैसा अपने बैंक में रखता हूं तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा, और मैं ये इंटरेस्ट का पैसा डिस्चार्ज कैसे करता हूं? मैं उलमा को पूछता हूं कि भाई इसको क्या करूं, तो वो लोग बताते हैं कि भाई आप बिना सवाब या गुनाह की नीयत से ऐसे लोगों को दे दो जो जरूरतमंद है। वही मैं करता हूं। ठीक है, अब आप मेरे ऊपर फतवा लगा दोगे कि भाई इसके अकाउंट में सूद का पैसा आता है तो ये सूदखोर है। नहीं भाई, ये हालात ही इस तरह से हैं, तरीके ही इस तरह से हैं, क्या करें? ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई सऊदी अरब तो मुसलमान मुल्क है, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों चलता है? यहाँ पे बहुत सारे बैंकों में जो है इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट क्यों चलता है यहाँ पर? सिर्फ सऊदी नहीं बल्कि कतर का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुरान और शरिया है। आप देखिए कतर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें यही है कि हमारा जो रूल है यह कुरान और शरिया है। ठीक है, मगर आप देखेंगे कतर में शराब भी बिकती है, कतर में सब चीजें ओपन है, और वहां पर भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जहां पर इंटरेस्ट चलता है। तो इस चीज को IFLR वेबसाइट पर हनी नद्दाफ नाम के एक शख्स ने बाकायदा एक्सप्लेन किया कि कतर में शरिया कंप्लायंस होने के बावजूद भी वो लोग इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं बाज बैंक्स। तो उसने बताया कि सिर्फ ये कतर का ही नहीं बल्कि गल्फ का भी प्रॉब्लम है, गल्फ का भी मसला है कि यहाँ के जो लोकल बैंक्स होते हैं, लोकल बैंक्स इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होते। ठीक है, जैसा सऊदी अरब में राजी बैंक हो गया, अहली बैंक हो गया, ANB वगैरह हो गया, तो ये लोकल बैंक जो होते हैं इनका प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, इनके तरीक़ेकार अलग होते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई ये लोग जो है इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होते, मगर इंटरनेशनल बैंक जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। इंटरनेशनल बैंक इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, जैसे कि सऊदी फ्रांसी हो गया, होलैंडी बैंक हो गया, साब बैंक हो गया। ठीक है, ये जो बाहर वाले बैंक्स होते हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। तो जब ये बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है आपके मुल्क में ऑपरेट करने के लिए, तो इनको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ये कि भाई अगर आपको लोकल आर्बिट्रेशन का आप देख रहे हैं तो फिर जो है आपको लोकल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए अगर वो जा रहे हैं तो फिर वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट लागू करेंगे, यानी कि ब्याज पर वो पैसा लेंगे।
ठीक है। और अक्सर ये जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, ये सऊदी हो या कतर हो या दुबई हो, यहाँ पर जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए सूद और ब्याज को लागू रखते हैं, यानी कि सूद को ये लोग चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स से। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि भाई ऐसे सूदी बैंकों को जो है ऑपरेट करने दे रहे हैं अपने मुल्कों के अंदर और सूद पर ये पैसा ले दे रहे हैं। जब आपके मुल्क में इंटरनेशनल कंपनियां काम करती हैं तो जाहिर सी बात है ये इंटरनेशनल कंपनियां अपने ट्रांजैक्शंस जो है ना आपके पास आकर पेटी में या अंडरवर्ल्ड के माफिया की तरह पेटियों में बंद कर पैसा तो नहीं ले जाते, बल्कि आप जो उनके साथ डील करते हैं, आप उनको जो पैसा भेजते हैं या फिर उनके सर्विसेज के लिए जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ये पूरा जो है इंटरनेशनल बैंकों के थ्रू ही होता है। तो अक्सर ये जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सारा ऑपरेट करती हैं क्रेडिट पर। ये मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं, तो सऊदी अरब के अंदर ये काम तो करेंगे, मगर इनको जो पैसा दिया जाएगा एक मुद्दत होती है, उसके बाद दिया जाएगा। इन द मीन वाइल ये लोग जो सब ऑपरेशंस चलाते हैं, ये उनके जो भी बैंक होते हैं वहां से ये लोग लोन लेके चलाते हैं। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि अगर फर्ज करो कि पैसा नहीं मिला या कुछ हुआ, तो फिर ये जो केस फाइल करते हैं या फिर इशू रेस करते हैं, या इंटरनेशनल इस चीज को इशू रेस करते हैं। तो ये सारे मसाइल होते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई जो है एक्सपर्ट हूं इकोनॉमी का, मगर 2-4 आर्टिकल मैंने पढ़े, मैंने समझने की कोशिश की कि भाई आखिर माजरा क्या है। जब कतर भी जो है इस्लामिक कंट्री है, उसमें उसका भी शरिया कुरान वगैरह सब लिखा है, मगर वहां पर भी ये क्यों लिया जाता है। तो लोगों ने एक्सप्लेन किया कि भाई ये मसले हैं, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मसला क्या है, हमको ना सर मालूम, ना पैर मालूम, ना दुम मालूम, ना मुंडी मालूम। हमको बस एक चीज पता है, क्या? ये जबान उठाना, तारफ को लगाना, बस ये हमको पता है। जबान उठाना, तारफ को लगाना, इतना पता होता है, चीखते इतना है। पता इतना होता है, चीखते इतना है। एक मैं स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को, सही रियल वाकया, रियल स्टोरी है। एक पाकिस्तान के शेख साहब थे, बड़े मशहूर शेख साहब थे। वो जो है एक दावत में गए थे, दावत में जो है खाना खा रहे थे और चम्मच से खाना खा रहे थे, स्पून लेकर। तो बहुत सारे लोगों का एक जो है व्यू है कि भाई खाना जो है सिर्फ हाथ से खाना है, स्पून से नहीं खाना, स्पून से खाना हराम है। हम बचपन में बहुत ज्यादा सुनते थे कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना हराम है, स्पून से खाना हराम है। जो चीजें हराम होती है वहां लाइट ले लेते हैं, जहां पे जो है नहीं, जो हराम नहीं है उसके ऊपर जो है ना शिद्दत इख्तियार करती है पब्लिक। खैर, तो शेख साहब जो है चम्मच से खाना खा रहे थे दावत में बैठकर। अब लोगों ने देखा, अच्छा वो लोग नहीं थे, उनके ही शागिर्द थे, उनके ही चाहने वाले लोग थे। और लोगों में एक मिजाज होता है, क्या हक है तो बोलना भाई, हक है तो बोलना। ये आप बहुत सारे लोगों को सुने होंगे, नहीं 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 हक है बोलना, कोई भी रहने दो, बोल देना, हक बोल देना। हिकमत नहीं होती और अखलाक नहीं होते, बदतमीजी, बद अखलाकी, बदजुबानी से जो है लोग जो मुँह आया बोल देते हैं और बोलते हैं हक है। तो बहरहाल वो शेख साहब खाना खा रहे थे, तो गए जाके बोले, क्या है शेख साहब, खाना क्या है, आप चम्मच से खा रहे, अल्लाह हाथ क्यों दिया? तो देखिए उनको मालूम इतना था, वो समझे यही पूरा हक है, पूरा का पूरा इस्लाम यही है। अब उसके ऊपर उन्होंने फतवा मार दिया शेख के ऊपर, भरी महफिल, भरी पब्लिक में, ना आगे ना पीछे। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे ना। उलमा का अखलाक होता है, ना हुक्काम के लिए कोई जो है इज्जत होती है। मुंह आया बोल दो, जबान आया उठा के लगा दो बस। शेख को देख के बोले पूरी भरी महफिल में कि वह अल्लाह हाथ क्यों दिया आपको? तो शेख साहब जो है मुस्कुरा के बोले, अल्लाह हाथ जो है चम्मच पकड़ने दिया। वो जैसे टाइप के लोग थे उसी टाइप के शेख ने भी जवाब दिया कि अल्लाह जो है हाथ चम्मच पकड़ने दिया। तो बात, और मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। लोग कहेंगे आगे, अच्छा ये जो इस्लामिक फाइनेंस वगैरह जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सीरियसली ये एक अलग स्टडी है, इनहेरिटेंस का एक अलग स्टडी है, इस्लामिक फाइनेंस की अलग स्टडी है। अब जो सऊदी अरब के अंदर लोग जो कार इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उसका प्रोसीजर अलग है, वर्ल्ड वाइड अलग होता है, पता है आपको? एक अलग ही चीज़ है वो। यानी कि वहाँ पे यहाँ पे जो है बैंक आकर खरीद लेते हैं और आपको ज़्यादा अमाउंट में बेचते हैं। वहाँ पर क्या होता है, बैंक जो है आपको लोन देता है, पर अलग अलग प्रोसीजर से, मगर आपको सिमिलर दिखेंगे। अब लोग जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों के पल्ले बात पड़ती नहीं है। पहले तो एक बार दो बार सुनने की कोशिश करेंगे, पहले तो पढ़ते नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी से पूछ भी लिया और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और समझ भी नहीं आया, तो सीधा सीधा कहेंगे वो सब क्या है कि भाई खाना ऐसा खाओ, एक ही बात है, सूद सूद है, खलास।
अरे भाई तुम जो चीज को हलाल हराम के जो फतवे मार रहे हो, भाई इल्म नहीं है तो खामोश बैठ जाओ, आप हराम से बच जाओ, काफी है। आप बड़े बड़े मसाइल में जो है जाकर हराम हलाल के फतवे मार रहे हैं, ये किस हद तक सही है? देखिए उलमा ने हम लोगों को वो चीजें बता दी हैं जो इसेंशियल्स हैं, इसेंशियल्स जो जरूरी है हमारे लिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऐप है फोन में, स्पार्क पोस्ट का, ठीक है, मेरे लिए काफी है वो, मैं ट्रायल वर्जन है, उससे मैं अपनी जरूरत पूरी कर सक रहा हूं, मेरे लिए वो काफी है। अगर मैं एक बड़ी कंपनी डालूंगा तो मैं ये ट्रायल वर्जन लेके तो नहीं चला सकता, तो मुझे प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो उलमा ने जो हमको चीजें दिखाई और बताई हैं वो इसेंशियल लेवल और ट्रायल वर्जन लेवल की है, जो हमारे लिए काफी है एक अच्छी इस्लामी जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। आपके घर वालों को, आपके बीवी बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आप मतलब आपको उलमा ने बता दिया इसेंशियल्स, ये हलाल है, ये हराम है, ये चीजें हैं, ये कर लो भाई, आपके लिए काफी है। अब हम इतना समझ गए, इतना जान गए, अब इसकी बुनियाद पर वो चीखम चिल्ली और वो पुकारा और वो जो है हलाल हराम के फतवे, भाई ये ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं, कोई भी फील्ड में ले लो आप, मेडिकल फील्ड में। अब देखिए आप, आपको अब क्या बताएं, अपने पास तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे मेडिकल फील्ड वाले भी, मेडिकल फील्ड के नहीं होते मगर मेडिकल फील्ड वालों को समझाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं महफिलों में बैठकर डॉक्टरों को डॉक्टर ही सिखाते हैं, अपने पास तो ये चलता है, डॉक्टरों को बैठकर डॉक्टर ही सिखाते हैं। देखो डॉक्टर साहब आप क्या करना मालूम, आपको ये करना है, देखो डॉक्टर साहब आप वो करना, देखो डॉक्टर साहब आप जो है ये गोलियां मत दो। डॉक्टर को डॉक्टर ही सिखाते हैं हमारे पास, ये मिजाज है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारे पास जो है एक्सपर्ट को जाके सिखाते हैं। भाई एक बंदा पीएचडी करके सर खपा लेता अपना, उसका उसकी थीसिस, उसका जो भी मतलब जो उसका काम होता है उसका अप्रूवल करवाने में, उसका जो है ना एक्सेप्टेंस करवाने में सर खपा लेता, एक झटके में बोल देते ज्यादा पढ़ के पागल हो गया। ये तो हमारा दिमाग है, ये तो हमारा माइंडसेट है। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो अक्ल है, हम इतना जानते हैं और इसके ऊपर हम बड़े बड़े फतवे थोपना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े फतवे, बड़े बड़े जो है ना मसाइल पर जो है ना बात करना शुरू कर देते हैं। मैं यही बताता हूं आप लोगों को, भाई देखो ना मैं क्वालिफाइड हूं इन चीजों पे बात करने के लिए, ना आप क्वालिफाइड है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप एक काम करो कि आप जो है ना मुकम्मल उसके बारे में जानकारी हासिल करो, आप पढ़ो उसके बारे में, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ये जो है इन्होंने जो लोन दिया है 4% का इंटरेस्ट के ऊपर, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि चूंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल डेट रेगुलेशंस के हिसाब से इन्होंने जो है कर्जा दिया है पाकिस्तान को, तो जाहिर सी बात है कि जब वो कर्ज वापस होगा तो इंटरेस्ट जो 4% का इस पे है, तो हो सकता है कि भाई इन लोगों ने उलमा से पूछ लिया है कि भाई अब हमारे पास मजबूरी तो ये है कि हम इंटरनेशनली हम पैसा भिजाएंगे तो हमको इसी तरीके से भिजाना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे। तो हो सकता है कि उलमा ने जिस तरह से मुझे बताया कि भाई आप बगैर सवाब गुनाह की नीयत से दे दो, हो सकता है कि उन्होंने भी ये तय किया हो कि भाई हम भी बगैर सवाब या गुनाह की नीयत से ये चीजें दे देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये ना आपका सरदर्द है ना मेरा सरदर्द है, इसके ऊपर हम इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना क्यों हम जो है अपने जो है महफिलों का मुद्दा बना लेते हैं, लानतों का मुद्दा बना लेते हैं, लानतें करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई क्या जरूरत है हम लोगों को, हम हमारी लाइफ पर फोकस करें। देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोग क्या क्या अचीव कर रहे हैं, और आप और हम कहाँ पे लगे हुए हैं। आप देखिए आप और हम कहाँ पे लगे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों के अंदर लगे हुए। एक हमारे हमारे जो महफिलों का जो मुद्दा है, ठीक है, क्या है, अव्वल चीज सऊदी अरब में क्या हो रहा है, ये हमारी महफिल का मुद्दा। सऊदी अरब में क्या हो गया, सऊदी अरब में छोटी चीज भी होती है, क़यामत करीब है, दज्जाल करीब है, महदी आने वाला है, ठीक है, अब क़यामत करीब है, बस सऊदी में कुछ भी हो क़यामत करीब है सऊदी में, ठीक है। कतर दुबई में आपके घर में भी अगर हो रहा है तो वो मसला नहीं, सऊदी में हाँ खत्म, क़यामत करीब है, ठीक है। ये मुद्दा। दूसरा क्या है हमारे महफिलों का मुद्दा कि यहूदी साजिश, हर चीज में यहूदी साजिश, हर चीज में यहूदी साजिश। क्या है मालूम, यहूदियों की चाल है, अमेरिका की चाल है, गोया ये यहूदियों को और अमेरिका वालों को जो कोई काम धंधा नहीं है, सुबह सुबह उठते ब्रश करते यहूदी बैठ जाता आपके खिलाफ साजिश करने के लिए। मैं तो समझता हूँ यहूदी भी आपके खिलाफ साजिश कर करके जो है ना सोचता होगा कि भाई किसके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ। रात के 2 बजे सोता है, सुबह 2 बजे तक जो है ना जागता, रात के 2 बजे सोता है, सुबह जो है 2 बजे उठता है, इसके खिलाफ साजिश क्या करूं। मैं तो समझता हूँ कि यहूदी अगर इन ऐसे लोगों के खिलाफ साजिश करेगा भी ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, 4 दिन में इजराइल गायब हो जाएगा।
ऐसे लोगों के खिलाफ साजिश, यानी जो लोग कहते हैं ना हमारे खिलाफ साजिश चल रही है, यहूदी की साजिश, यहूदी की साजिश, ऐसे लोगों के खिलाफ यहूदी साजिश भी करेगा, 4 दिन में इजराइल गायब हो जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी प्रोडक्टिविटी चली जाएगी। तो तुम्हारे जैसे, बोलना नहीं चाहिए, बड़ी बात है, मगर तुम्हारे जैसे विल लोगों के पीछे ये क्या साजिश करेंगे? रात के 2 बजे सोना, सुबह के 2 बजे उठते हैं, तो इसमें कौन सी यहूदी साजिश है, कौन सी अमेरिका की चाल है? अपनी जिंदगी खुद साजिशों का, आप खुद अपनी जिंदगी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये हमारे महफिलों का मुद्दा बना हुआ है। सऊदी में क्या हो रहा है? हर चीज में यहूदी की साजिश है, अमेरिका की चाल है। भाई ये चीजों से निकलो, ये चीज सीरियसली बता रहा हूं, ये चीजों से निकलो और कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा करने की कोशिश करो, ठीक है? देखिए अब माशाल्लाह ये वो दौर गया जब आप बोलते थे कि भाई हमको इल्म से रोक रहा है, अमेरिका की चाल चल रही है, आरएसएस प्लानिंग कर रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई ये फला ढिमका, ये बकवास बंद करो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हजारों आ गए हैं, अपने आप को अपग्रेड करो, नए नए सर्टिफिकेशंस करो, अपना तालीमी मियार बढ़ाओ, इसके ऊपर फोकस करो। ये छोड़ के भाई सऊदी इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है, ले रहा है। अच्छा मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सऊदी अरब को जो अक्सर लोग अटैक करते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो बिल्कुल निकले हुए होते हैं, जो सुबह शाम इनकी शराब में, कबाब में, जिना में, सूद, मिट्टी, इंटरेस्ट, फाइनेंस, सब ये सब इनका चलता रहता है। ये सबसे ज्यादा सऊदी को अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाई करते हैं कि हमारा हमारा अमल कुछ भी नहीं है सऊदी अरब के सामने। यानी वो ये बताने की कोशिश कर, जब आप उनको बोलेंगे कि भाई मत करो हराम है, तो बोलते हैं अच्छा सऊदी में हो रहा ना। अब आप उनको बोलेंगे भाई अपनी शादियां जो है सीधी शादी करो, सऊदी में हो रहा ना, हर चीज में सऊदी में हो रहा ना, सऊदी में हो रहा ना, सऊदी में हो रहा। वो क्यों करते हैं सऊदी में हो रहा ना? उसका मकसद क्या होता है? उनका मकसद ये होता है कि हमारा अमल कुछ भी नहीं है सऊदी के सामने, ठीक है? गोया ये अल्लाह को भी जाके बोलेंगे कि हमको क्यों जहन्नुम में डाल रहे, उनको डालो ना, सऊदी वालों को, उन लोग करे थे पहले। तो अल्लाह ताला के सामने तुम ये तुम्हारी लैलप्पा जो है जो है क्या कहते हैं, हीले बहाने तुम अल्लाह के सामने थोड़ी बताओगे जाके। देखो तुम जो कर रहे हो पकड़ तुम्हारी है, वो कर रहे हैं तो पकड़ उनकी है। वो क्यों कर रहे हैं उनका अलग मसला है, तुम क्यों कर रहे हो सवाल तुमसे होगा। तो सऊदी में हो रहा ना, सऊदी में हो रहा ना, तो ये बहाना चलने वाला नहीं है, ठीक है? और देखिए मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, बाज लोग जहां पे दीनदार होते हैं वहां पे बाज जो है सिचुएशन के हिसाब से वो यानी कि दीनदारी नहीं समझी जाती। मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका में देखें, लड़कियां वहां पर जो है जीन्स टी शर्ट पर हिजाब बनती हैं, सिर्फ एक कपड़ा बन लेती हैं सर पर, और वो अमेरिका के हिसाब से बहुत दीनदार लड़की है, बहुत दीनदार, एक्सट्रीमिस्ट समझी जाती है वहां पे फंडामेंटलिस्ट। सिर्फ जीन्स टी शर्ट पर, जो टाइट जीन्स टी शर्ट पर वो हिजाब बनती है, तो दीनदार मुस्लिमा। अब अगर वो लड़की को देखकर आपके हमारे मुल्कों में लड़कियां जो है बोलेंगे कि भाई इतनी तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा है, मुस्लिमा प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा, तो मैं भी ऐसी बनूंगी, जींस टी शर्ट पर जो है हिजाब बनकर घूमूंगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, वो उनके हिसाब से जो है वो दीनदारी है, मगर आप वो काम करेंगे तो आपके लिए तो वो जो है गुनाह है, टाइट जींस टी शर्ट पर जो है हिजाब बन के निकलना। तो इसी तरह से मेरे भाई के भाई सऊदी अरब कर रहा है, सऊदी अरब दे रहा है, भाई उसकी क्या मजबूरी है, वो क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए भेज रहा है, क्या रेगुलेशंस उनके ऊपर है, उनको लाजिम है वो करना, उस प्रोसीजर को फॉलो करना। भाई उनका सर का दर्द है। आप अगर वो हीला बहाना लेके आप कर रहे हैं तो फिर आप गुनाह में पड़ रहे हैं, ठीक है? एक चीज ये हो गई। और दूसरे टाइप के जो लोग मैं आपको बता रहा हूं कि जो सऊदी को बार बार अटैक करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो खवारिज और इखवानी जहन के लोग होते हैं, जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के होते हैं। हमास के सपोर्टर्स, हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स, अलकायदा के सपोर्टर्स, आईसिस के सपोर्टर्स, जमात इस्लामी के सपोर्टर्स, इखवान मुस्लिमीन के सपोर्टर्स, ठीक है, तालिबान के सपोर्टर्स, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट माइंडसेट के लोग मुशक्कल एक जगह जमा हो जाते हैं। और इनका जो मकसद होता है सऊदी अरब की बुराइयों को उछालना, इनका मकसद ये होता है, अच्छा बड़ा बोलते हैं ना भाई खादिमुल हरमैन शरीफैन है, देखो इस्लाम क्या इंप्लीमेंट करे, हमको मौका दो, हम इस्लाम इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। मतलब उनका मकसद ये होता है कि भाई ये काबिल लोग नहीं है, इस्लाम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बेदीनी इनके अंदर है, अय्याशी है इनके अंदर, जो है बदतरीन इनका जो है अमल है, हम जो है इस्लाम के अलम बरदार है, हम शरीयत नाफिज करेंगे। तो ऐसे दावेदार हमने बहुत देखे, ठीक है? 2014 में भी इन्होंने रोजरी ड्रीम्स दिखाए सबको कि भाई शरीयत नाफिज हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। दाइश जो उठी थी तो 2014 में, उस टाइम पर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत काम किया था उसके खिलाफ में, किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पब्लिश की थी। तो उस टाइम पर भी लोग बोलते थे कि भाई ऐसा नहीं बोलना, भाई किसको भी खवारिज, ऐसा किसको भी जो है ना इखवानी ने बोल देना, खवारिज ने बोलना। बाद में 2 साल के बाद मालूम पड़ा कि भाई हाँ भाई आप सही थे। तो
मसला यहाँ पर यह है कि ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग जो है वो तो बिल्कुल बदतरीन गुनाहों में डूबे हुए हैं। वो सऊदी को अटैक इसलिए करते हैं कि वो सऊदी का हीला बहाना अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए लें। दूसरे वो लोग जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के होते हैं वो सऊदी को इसलिए अटैक करते हैं बताने के लिए कि इस्लाम पे, शरीयत पे अमल नहीं करें, हम कर सकते हैं, हम करेंगे इस्लाम को नाफिज। तो बहरहाल ये दोनों के दोनों लूजर्स हैं, और ऐसे दोनों लोग अगर आपकी सफ़ों में है तो पहले इनको फारिग करिए, पहले इनको दफा करिए, ठीक है, पहले इनको दफा करिए। ठीक है, मानते हैं भाई गुनाह है क्या नहीं, वो हमारा नहीं है, मगर ये लोग जो फितना और फसाद मचाते हैं पहले इनको दफा करिए और इनको जो है ना राइट करिए, ठीक है। तो ये चंद बातें थी देखिए जो मेरे जहन में थी, तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के सामने मैं ये बातें रखूं। तो बस मेरा बोलने का एक ही मकसद है कि मैं किसी के गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ना मैं ये बता रहा हूं कि अच्छा किया भाई 4% लोन इंटरेस्ट पर लोन देकर, ये भी नहीं बोल रहा हूं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि गलत है भाई, हराम है, ठीक है भाई, जो भी है इंटरेस्ट तो लेना हराम है, मैं तो नहीं लेता, आप भी मत लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट लेना अल्लाह के साथ जंग करने के बराबर है। मगर जो हालात उनके हिसाब से है, ठीक है, 3 बिलियन का जो दे रहे हैं लोन, उनके हिसाब से जो हालात हैं वो उसके जवाब दे वो है, ठीक है, आप नहीं है। तो आप अपना सर मत खपाइए, आप अपनी एनर्जी मत खपाइए, आप अपना जो है गैर जरूरी के जो है ये मसाइल को मत अपने सर पे मत डाल लीजिए। देखिए लोगों की भी अजीब मुनाफिकत है। 3 टाइम सऊदी को गाली देंगे, मगर जब अपनी बच्ची के लिए, बहन के लिए रिश्ता देखना हो तो पूछते हैं फैमिली वीजा है सऊदी का। अजीब पब्लिक का मिजाज है। 3 टाइम अमेरिका के ऊपर लानत करेंगे, अमेरिका ऐसा, अमेरिका की चाल, अमेरिका की चाल, अमेरिका की चाल, फिर दुआ भी करेंगे रातों को अल्लाह ग्रीन कार्ड मिल जाए, अल्लाह जो है अमेरिका का वीज़ा लग जाए। तो अजीब और गरीब किस्म की हमारी जहनीत है, और अजीब और गरीब किस्म के हमारे अमाल है, और अजीब और गरीब किस्म की हमारी हिपोक्रेसी है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ पर आप फोकस करिए, आप आपकी और हमारी पर्सनल जिंदगी पर आप फोकस करिए, आप और हम क्या कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई आप क्या कर रहे हैं, आप भी अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस हो। बिल्कुल, मैं जो अपने हिसाब से है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, जो मुझसे हो सकता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, जो भी है आप लोग भी करिए, आप लोग भी जो है अपनी जिंदगी को आगे लेके जाइए। ये फालतू डिस्कशनों से होने वाला नहीं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी के भी लोग हैं, मैं भूल गया बोलना। जो पहली कैटेगरी मैंने बताई लोगों की जो अटैक करते हैं, दूसरी तीसरी भी एक कैटेगरी है। तीसरे वो लोग हैं जिनको अंदर से पता है कि भाई ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, मगर जब लोग उनको शर्मिंदा कर देते हैं तो वो लोग जो है ना फिर सऊदी के खिलाफ बकवा करना शुरू कर देते हैं। लोगों की शर्मिंदगी से लोग आके बोलते हैं सही हो रहा क्या शेख, फिर कहीं को आप कैसा खामोश बैठे, ये सही है क्या शेख, वो सही है क्या शेख, फिर ये सही है क्या शेख। तो अब शेख बेचारे जो है इतने एम्बेरस्ड हो जाते हैं, इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि भाई क्या, तो लामाला लोगों की खातिर जो है ना वो बोलना शुरू करते हैं। एक है बेचारे पाकिस्तान के शेख, उन्होंने बोला ऐसे ही, लोग आके शर्मिंदा कर देते हैं तो जो है बोल देते हैं। मगर मेरा एक मशवरा है ऐसे लोगों से, तीसरी कैटेगरी के लोगों से, शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही नहीं है। सीरियसली शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो सऊदी अरब के खिलाफ में बकवास करते हैं, ये मलिक अब्दुल अजीज के दौर से करते हैं। जब सिनेमा नहीं था तब भी बोले, जब सिनेमा आया तब भी बोल रहे हैं, जब इंटरनेट नहीं था तब भी बोले, जब इंटरनेट आया तब भी बोल रहे हैं। मतलब इनका काम धंधा ही यही है, सिर्फ सऊदी के खिलाफ बकवास। मैं लिख के देता हूँ एक बात, ये लोग बोलते हैं ना ये सऊदी इसराइल से लड़ता नहीं है, इसराइल से लड़ता नहीं है, मैं एक बात लिख के देता हूँ, अल्लाह ना करे कि कभी सऊदी और इसराइल की लड़ाई हो, उसके पीछे रीजन है, कभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मगर अगर हो गई ना तो ये लोग जो है इसराइल का साथ देंगे, सऊदी के पीछे मजाक उड़ाएंगे, सऊदी का मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। ये लोगों को खुशी है सऊदी की शिकस्त हो, ये लोगों को खुशी है कि सऊदी बर्बाद हो, ठीक है। ये क्या इनकी हमदर्दी है? हमदर्दी कुछ नहीं है। दुनिया के बदतरीन किस्म के लोग हैं जो सऊदी से नफरत करते हैं, बदतरीन किस्म के लोग हैं, लोग एक नंबर के मुनाफिक और बदतरीन लोग हैं। इनके अंदर ना उम्मत की खैर खाई है, ना इनके अंदर जो है, आपको क्या लगता है ये अक्सा की मोहब्बत में करते हैं? कोई अक्सा की मोहब्बत नहीं है। इनके अंदर है कि भाई सऊदी और इजराइल में लड़ाइयाँ हो, सऊदी और अमेरिका के अंदर फड्डे चलें। ये सऊदी को कहते हैं कि भाई अमेरिका का गुलाम है, खुद जाके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए इल्हान उमर, तलेबा रशीद, ये जितनी औरतें हैं जो ये ख्वानियों की जो बहनें वहां पे बैठी हुई हैं वहां पे बेपर्दा, ये वहां पे बैठा के रखे हैं अमेरिका के अंदर अपनी औरतों को, ठीक है, अपने लॉबिस्ट को वहां पे बिठा के रखे हैं ये लोग। फिर एक तरफ शरीयत और इस्लाम की बातें करते हैं, फिर एक तरफ जो है ना ये
सब फिर आपको बोलेंगे कि भाई अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका के स्लेव हैं, वो हैं, पपेट हैं, गिप्पेट हैं करेंगे। खुद जाके वहां पे बैठकर लॉबिंग करेंगे, खुद कहेंगे दूसरों को कि इजराइल के गुलाम है, खुद अपना बंदा मंसूर अब्बास जो है वो इजरायली पार्लियामेंट में बिठा के रखेंगे। दुनिया के बदतरीन और एक नंबर के मुनाफिक लोग हैं ये इखवानी और इनकी जहन रखने वाले लोग। अब आपका और हमारा काम क्या है, वो ये है कि लोगों को ऐसे एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट से रोकना और जो मुस्बत, जो पॉजिटिव, जो प्रोडक्टिव चीजें हैं उसकी तरफ लोगों को लेके आना। देखिए एक ग्राफ होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक ग्राफ होता है लोगों का, ये इस तरह से जो ग्राफ बनता है, शायद मैं आपको गलत बता रहा हूँ, इस तरह से जो ग्राफ बनता है, 10% लोग होते हैं जो एक्चुअल में टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के होते हैं, 20% लोग होते हैं जो उनकी हमदर्दी में उनको ताउन करते हैं, 70% लोग होते हैं जो सिर्फ इनसे मुतासिर होते हैं। आपका और हमारा काम ये होना चाहिए कि ये 70% लोगों को और ये 20% लोगों को, ये 10% लोगों से दूर करें, ठीक है, एजुकेट करें लोगों को, असल इस्लाम की नुमाइंदगी करें, असल इस्लाम के बारे में लोगों को बताएं। और यकीन मानिए जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, अल्लाह करे कि अल्लाह उनको कामयाब करे, क्योंकि जो रिनाइजेंस हुआ था और स्पेन में जो यानी कि जो मुसलमान यानी कि उरूज पे आए थे, यकीन मानिए इंशाल्लाह वो दौर फिर वापस आएगा, वो चीज़ें आएंगी वापस, क्योंकि वो टाइम पर लोग टॉलरेंट थे। इस तरह से ये जो खवारिजी और इखवानी जहन के लोग, जो एक नंबर के मुनाफिक लोग हैं, ऐसे लोग जो है उस टाइम पर नहीं थे, और थे भी तो बहुत कम तादाद में थे। तो ऐसे लोगों को शिकस्त देने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं एक बात, आपको इनकी मुनाफिकत की जो मैं आपको मिसाल बताता हूँ। ये कहते हैं कि भाई मुसलमान मुल्कों में अगर कोई गैर मुस्लिम काम भी करने आ जाए तो कहते हैं कि भाई ये गैर मुस्लिमों की चाट रहे हैं, गैर मुस्लिमों को जो है ना ये बढ़ावा दे रहे हैं। और खुद अगर अमेरिका का वीज़ा ना लगे, ट्रंप ने 3 महीने तक वीज़े बंद कर दिए थे, तो इन्होंने ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया था, ह्यूमन राइट्स है, अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ है, ये वो है। तो खुद अमेरिका जाने के लिए, यूके जाने के लिए बेताब है। इनको वीज़ा अगर बंद कर दें तो फिर ये जो है ना बवाल मचाएंगे, और फिर ये भी कहेंगे कि गैर मुस्लिम मुसलमान मुल्कों में आके काम भी नहीं कर सकता। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये जो 70% लोग हैं, इसमें आम आवाम है, आपके जैसी और हमारे जैसी, ऐसे लोगों को ये लोग मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों के रीढ़ को तोड़ना आपको और हमारा काम है इंशाअल्लाह। बहरहाल ये चंद बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। मैं चंद कमेंट्स देख लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुशीर अहमद साहब कह रहे हैं बहुत उम्दा वीडियो ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा मुगल साहब कह रहे हैं कि आई हैव, एक मिनट कमेंट पढ़ ले रहा हूँ। एंड हैव सीन द सिचुएशन, अरे भाई किधर गया कमेंट, अ फेमस मसाजिद इन पाकिस्तान, माय फ्रेंड से पाकिस्तान कैन बी बेटर गार्डियन ऑफ हरमैन। वो तो भाई, वो तो ईरानियों को भी लगता है कि भाई हरमैन की बेहतर खिदमत ईरानी कर सकते हैं, तुर्कियों को लगता है हरमैन की बेहतर खिदमत तुर्की कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को लगता है बेहतर खिदमत पाकिस्तानी कर सकते हैं। अब जो लोग हज पर और उम्रा पर आते हैं वो लोग शहादत दे सकते हैं कि कौन कर सकता है। तो नहीं बोलना नहीं चाहिए, बुरा मत मानिए मेरी बात का, मगर जो अंदर से पूरे जो है खोखले हैं, फोकल बैठे हुए हैं, जो खुद का मुल्क नहीं संभाल सकते, वो दूसरों का क्या संभालेंगे। विक गुलरेज मलिक साहब कह रहे हैं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारिस शरीफ साहब कह रहे हैं कि प्रॉब्लम यह है कि तुल्लाबुल इल्म की सफ़ों में ख्वानिस माइंडसेट के लोग मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। ये तो बात सही है फारिस साहब, ऐसे बहुत आपको पोजर मिलेंगे, पोजर टाइप के तुल्ला। अबू तलहा सेइंग या लैत कौमी यालमून, आई विश इफ द पीपल ओनली न्यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है वक्त निकाल कर इस वीडियो को आपने देखा। मेरी जो बातें आप लोगों को पसंद आई हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और मेरे लिए दुआ भी करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने बाज़ बातें बड़ी जो है तीखी या बड़ी जो है मैंने बिटर कर दी है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि किसी को नीचा दिखाऊं या किसी को गिरा के बात करूँ। देखिए आप और हम एक ही कश्ती में सवार हैं, आपकी हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है वो पहले हमको फोकस करना है। इसको छोड़कर लोग जो है अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार हो रहे हैं, और घरों के अंदर महफिलों में
जहाँ बैठ रहे हैं सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ये चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अरशद आलम साहब वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।